हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था S3 के अंदर रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, बकेट्स के ऑब्जेक्ट्स को हमें कैसे रेप्लिकेट करना है एक बकेट से दूसरे बकेट में। और साथ में हमने देखा था S3 के अंदर लॉगिंग कैसे हम एनेबल करेंगे, लॉग फाइल्स को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने लॉग फाइल्स को जो है मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया था और हमने एक जो है एक दो दो बकेट बनाए थे और दो में से हमने एक में हमारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए थे और हम चाहते थे कि हमारा उस सभी के ऑब्जेक्ट्स का जो लॉग फाइल्स हो वो हमारे किसी दूसरे बकेट के अंदर हमें एक्सेसिबल हो पाए, वहां पे स्टोर हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारे वो लॉग्स हमारे उस बकेट के अंदर आ गए हैं या नहीं। ये हमारा AWS का मैनेजमेंट कंसोल है। मैं हमारे यहाँ से हमारे अकाउंट में मैं लॉग इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे MFA पासवर्ड पूछ रहा है। मैं यहाँ पे हमारा MFA का कोड मैं मेरा डाल दे रहा हूँ। तो ये मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। ये मेरा कंसोल होम है। हम हमारे S3 के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम जो है देख सकेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे वो दोनों बकेट्स हैं। तो मैंने दो बकेट्स क्रिएट किया था, ICNT कंटेंट बकेट एंड ICNT लॉग बकेट। तो ICNT कंटेंट बकेट के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऐड किए थे और हम ये चाहते थे कि अगर जो भी यूजर उसके हमारे उस बकेट के अंदर कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहा है हमारे उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो उस ऑब्जेक्ट को हमारे इस बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हो या ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहा हो या ऑब्जेक्ट को किसी को एडिट या कुछ कर रहा हो, कुछ भी टास्क इसके अंदर कोई एक्शन ले रहा हो अगर कोई यूजर, तो उसके जो है लॉग्स क्रिएट हो और वो लॉग्स जो है हमारे इस ICNT लॉग बकेट के अंदर क्रिएट हो, जहां से हम उसके जो सभी एक्शंस को मॉनिटर कर सकें। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ICNT बकेट के अंदर यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं हमारे इन ऑब्जेक्ट्स के लॉग फाइल्स इसके अंदर आ गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं जैसे एंटर करूंगा, यहाँ पे देखिए हमारे जो S3 के जो हमने ऑब्जेक्ट्स थे हमारे उसके लॉग्स यहाँ पे आ गए हैं। टोटल 21 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि सभी के सभी यहाँ पे आप आ गए हैं। तो देखिए ये जो सभी लॉग्स थे जब हमने क्रिएट किया उसके कुछ देर के बाद यहाँ पे आए हैं। 1 to 2 आवर्स के बाद यहाँ पे ये हमारे लॉग्स आने स्टार्ट हो गए थे। और कुछ लॉग्स जो है देखिए यहाँ पे कुछ जो है लॉग्स आने कितने कितने टाइम पे आया है। यहाँ पे 13:41 पे, यहाँ फिर 42, 46, 48, 51, 50 ऐसे करके यहाँ पे सभी लॉग्स यहाँ पे आए हैं। फिर 2 बजे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स का लॉग यहाँ पे देख सकते हैं आए हैं। देन मैंने क्या किया था, हमारे इस एक लॉग को मैंने एक्सेस किया था, तो फिर उसका भी एक लॉग फाइल क्रिएट होके यहाँ पे उसका भी एक लॉग फाइल यहाँ पे आ गया है। तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ इन लॉग्स फाइल को। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट एंड ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लॉग को, आपका नेम और किस टाइम पे ये जो है एक्सेस हुआ था और ये जो है इसका HTTP का जो है कंसोल जो है सभी चीजें इसकी आपको IP मिल जाएगी। आप यहाँ से सभी जो है डिटेल्स देख सकेंगे, यहाँ तक कि आपका ये कौन से स्टोरेज क्लास के अंदर है। अभी हम जो है स्टोरेज क्लास के बारे में भी बात करने वाले हैं कि ये जो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, हम ये हमारे S3 के अंदर ऐड करते हैं, तो वो किस बकेट के किस स्टोरेज क्लास के अंदर ऐड होता है। तो यहाँ पे ये हमारे उस बकेट का, ये हमारे वो लॉग फाइल का जो है डाटा है। तो इसके अंदर जो है कोई भी बकेट का यहाँ कोई भी स्टोरेज क्लास का यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं इनमें से किसी एक को ओपन करता हूँ। तो मैंने इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट किया और ओपन किया एंड यहाँ पे भी देखो आपको कई सभी इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएंगी। ICNT सभी नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये किस टाइम पे जो है ऑप्शंस इसके अंदर ICNT कंटेंट बकेट को हुआ है। ये हमारा कंटेंट लॉग फाइल्स जो है क्रिएट हुए हैं, किस बकेट के क्रिएट हुए हैं, ICNT कंटेंट बकेट जो हमने क्रिएट किया था उसके लॉग फाइल्स जो है ये क्रिएट हुए हैं। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और
यहाँ पे देखिए इसका स्टोरेज क्लास जो है सभी के सभी स्टैंडर्ड के अंदर है। तो स्टोरेज क्लासेस क्या हम जो है ये जो हमने कल कॉन्फ़िगर किया था हमारे S3 का लॉग फाइल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे उसको एक दूसरे बकेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और वहां से कैसे हम रीड कर सकते हैं। तो ये जो हमने देखा लॉगिंग के बारे में, S3 लॉगिंग यानी S3 के अंदर लॉग फाइल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो हमने जो है हमारा डाटा जो इंसर्ट किया था उसके लॉग्स यहाँ पे आ गए, यानी हमारा जो लॉगिंग है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और हम जो है अब S3 स्टोरेज क्लास के बारे में देखते हैं। तो पहले मैं इन दोनों बकेट्स को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। वो पहले हमें बकेट्स को एम्प्टी करना होगा, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी बकेट एंड परमानेंटली डिलीट आपको यहाँ पे दे देना है। तो कंट्रोल से यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, और ये जो है अब हमारा ये बकेट जो है एम्प्टी हो गया है। इसको भी हम एम्प्टी कर लेते हैं। तो परमानेंट डिलीट एंड एम्प्टी। अब जो है दोनों हमारे बकेट्स एम्प्टी हो गए हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर के डिलीट हो गए होंगे। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ICNT बकेट उसको यहाँ पे हम डाल देंगे और डिलीट बकेट। तो ये बकेट जो है डिलीट हो गया। अब हमारे इस लॉग बकेट को भी डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट हमारे बकेट का नेम एंड डिलीट। तो अब हमारे सभी बकेट्स डिलीट हो गए हैं। तो अब हम पहले स्टोरेज क्लासेस की बात कर लेते हैं, देन हम फिर स्टोरेज क्लासेस को कैसे डिफाइन करना है हमारे बकेट्स के अंदर वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने AWS का ही डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग Amazon S3 क्लासेस। तो S3 क्लासेस को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो S3 में सबसे पहले जो बता दूं, ये जो हमारे स्टोरेज क्लासेस हैं, S3 स्टोरेज क्लासेस जिसको हम कर रहे हैं, तो हमारे बकेट लेवल पे नहीं, हमारे ऑब्जेक्ट लेवल पे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं या मैनेज करते हैं। हमारे बकेट्स के लेवल पे हमें इसका कोई भी लेना देना स्टोरेज क्लासेस से नहीं होता है। हम जो ऑब्जेक्ट्स को बकेट के अंदर ऐड करते हैं उसके अंदर ये होता है कि हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स के जो है डिफाइन करना होता है कि हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को किस क्लास के अंदर आपको उसको रखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ईच बकेट इन Amazon S3 हैज अ स्टोरेज क्लास एसोसिएटेड विद इट। तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं S3 के अंदर वो सभी को एक स्टोरेज क्लास एसोसिएट रहता है। बाय डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इन S3 आर स्टोर्ड इन द S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास। अभी तक मैंने दिखाया था कि वो सभी के सभी जो हमारे लॉग्स थे वो सभी स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास के अंदर जो है स्टोर हुए थे। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें AWS की, तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम स्टोर करेंगे वो हमारे स्टैंडर्ड क्लास के अंदर स्टोर होते हैं। तो however Amazon S3 offers a range of other storage classes। उसके अलावा भी हमारे Amazon S3 जो है हमें कई सारे रेंज, अलग अलग रेंज के स्टोरेज क्लासेस जो है प्रोवाइड करता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें हम हमारे ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमें हमारे स्टोरेज क्लास को कैसे चूज करना है, तो यू चूज अ क्लास डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस सिनेरियो एंड परफॉर्मेंस एक्सेस रिक्वायरमेंट। तो आप जो है अपने क्लासेस को चूज कर सकते हैं आपके जो है यूज केस के ऊपर, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस एक्सेस रिक्वायरमेंट ये सभी के ऊपर। रिक्वायरमेंट यानी आपका जो आपने ऑब्जेक्ट डाल उसके अंदर स्टोर किया हुआ है उसको आपको जो एक्सेस करना है, तो उसका आपको वो रिक्वायरमेंट क्या है, आपको वो डाटा है वो तुरंत आपको रिक्वायर जो है एक्सेस हो जाना है या क्या है, ये सभी चीजें जो है आप चूज कर सकते हैं। आपके इन सभी के अकॉर्डिंग आप अपने स्टोरेज क्लासेस को चूज कर सकते हैं। So choosing a storage class designed for your use case let you optimize storage cost, performance and availability for your object। तो हमारे स्टोरेज क्लास को हमें एक स्टोरेज क्लास हमारे यूज केस के अकॉर्डिंग चूज करने से होता क्या है, ये हमारे
स्टोरेज जो हमारा कॉस्ट हमारा ये S3 लेता है इसके सर्विसेज पे, वो कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस और एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सब के लिए जो है हम हमारे S3 का ऑफर करते हैं, तो S3 के स्टोरेज क्लासेस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑल ऑफ दिस स्टोरेज क्लासेस ऑफर हाई ड्यूरेबिलिटी, तो ये हमारे जितने भी S3 के स्टोरेज क्लासेस हैं उनमें एक चीज जो है कॉमन है, क्या? हाई ड्यूरेबिलिटी। ये जो है हाई ड्यूरेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। हाई ड्यूरेबिलिटी मतलब आपका जो डाटा का रिट्राइवमेंट होगा, रिट्राइव करना होगा, उसका एक्सेसमेंट होगा, एबिलिटी ऑफ डाटा, वो आपको हाई रहेगा, यानी बहुत ही कम समय में आप अपने डाटा को जो है एक्सेस कर पाएंगे। ड्यूरेबल जो बोलते हैं ना, वही हाईली ड्यूरेबल ये होता है। तो अगर हम बात करें हमारे स्टोरेज क्लासेस के ऊपर, तो स्टोरेज क्लासेस को इसमें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको स्टोरेज क्लासेस फॉर फ्रीक्वेंट एक्सेस ऑब्जेक्ट के लिए क्या स्टोरेज क्लासेस हैं? फ्रीक्वेंट एक्सेस ऑब्जेक्ट यानी आपके जो डाटा आपने उसके अंदर जो डाटा आप ऐड किया है, सपोज आपने आपके S3 बकेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, जैसे कुछ फोटोज आपने ऐड किया है, जिसको आप उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे जा रहे हैं, रिक्वायर उसका रिट्राइव किए जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसको आप जो है रिट्राइव किए जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है उसको फ्रीक्वेंट एक्सेस कहेंगे। तो वो जो फ्रीक्वेंट एक्सेस जो होगा उसके अंदर क्या आपके स्टोरेज क्लासेस कौन से आते हैं वो हम देखते हैं। तो फॉर परफॉर्मेंस सेंसिटिव यूज केसेस दोज दैट रिक्वायर मिली सेकेंड एक्सेस टाइम, जिसको एक्सेस करने के लिए मिली सेकेंड का आपको टाइम लगे, तो एंड फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा जिसके अंदर हो, तो उसके लिए अमेजॉन कौन से स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें स्टोरेज क्लासेस की, तो पहला जो है हमारा S3 स्टैंडर्ड है, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है, जिसके अंदर हमारा हम अगर S3 हमारा अगर हम जो है कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं हमारा स्टोरेज क्लास S3 के ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट AWS क्या करता है, हमारे स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास को ही हमारा स्टोरेज क्लास बना देता है। तो इफ यू डोंट स्पेसिफाई द स्टोरेज क्लास when you upload an object, Amazon S3 assign the S3 standard storage class। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया आपके स्टोरेज क्लास को जिसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हैं, तो Amazon क्या करेगा, आपके S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास को आपका जो है ये आप डिफॉल्ट जो है स्टोरेज क्लास को वो ले लेता है। तो टू हेल्प यू ऑप्टिमाइज कॉस्ट बिटवीन S3 स्टैंडर्ड एंड S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यू कैन यूज Amazon। तो यहाँ पे दिया है हमारे दोनों S3 स्टैंडर्ड के अंदर भी आपके दो टाइप है, एक तो S3 स्टैंडर्ड ये जो हमारा फ्रीक्वेंट एक्सेस में है, और एक जो है S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट के एक्सेस के अंदर है। तो इन दोनों के बीच का जो आपको ऑप्टिमाइज कॉस्ट, अगर कॉस्ट ऑप्टिमाइज आपको देखना है, डिफरेंस कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितना कम और कितना फर्क हो रहा है दोनों के बीच में, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से एनालाइज उसको कर सकते हैं, बट अभी हम इसको यहीं पे देख लेंगे। एंड देन सेकंड जो है आपके अगर फ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर हम बात करें, तो S3 एक्सप्रेस वन जोन जो है यहाँ पे स्टोरेज क्लास है। तो वन जोन स्टोरेज क्लास मतलब Amazon S3 एक्सप्रेस वन जोन इज अ हाई परफॉर्मेंस सिंगल जोन Amazon S3 स्टोरेज क्लास। सिंगल जोन यानी अब तक जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम कोई भी डाटा या फाइल हमारे S3 के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो हमारे मल्टीपल एबिलिटी जोन्स के अंदर जो है उसको वो कॉपी होता है, रेप्लिकेट होता है। बट हमारे एक्सप्रेस वन जोन के अंदर ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये केवल आपका जो डाटा है उसको एक ही जोन के अंदर जो है स्टोर करके रखता है। ये आपके जो उसके कॉपीज को अलग जोन्स के अंदर जो है कॉपी नहीं करता है, स्टोर नहीं करता है। तो इससे जो है इससे आपके कॉस्ट के ऊपर जो है इफेक्ट होगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पे आप अपना डाटा को एक जगह पे स्टोर कर मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर कर रहे थे, तो वहां पे स्टोरेज का जो है कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता था, बट यहाँ पे आपका डाटा एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है, तो इससे आपका ये कॉस्ट होगा थोड़ा कम हो जाएगा। बट इसके अंदर जो है आपको अगर हम बात करें एबिलिटी जो है ये कम हो जाती है इसके अंदर आप, तो यहाँ पे वही दिया है S3 क्लास दैट इज पर्पस बिल्ट टू डिलीवर कंसिस्टेंट सिंगल डिजिट मिली सेकेंड डाटा एक्सेस फॉर योर मोस्ट लेटेंसी एंड सेंसिटिव एप्लीकेशन। तो ये जो है इसका ये काफी फास्ट जो होता है, ये जो है रिट्राइव होगा डाटा,
लेकिन इट इज द लोएस्ट लेटेंसी कुड ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्लास अवेलेबल टुडे। तो ये जो है इसके अंदर अगर हम बात करें लो लेटेंसी मींस एक्सेस जो होती है ना डाटा आपको, ये अब तक की सबसे लो लेटेंसी वाली जो है ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्लास है हमारे S3 के अंदर। यानी इसके अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इतने फास्टली जो है एक्सेस हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है when data access speed up to 10x faster than with request cost 50% lower than S3 standard। तो S3 स्टैंडर्ड के मुकाबले जो है इसका जो 10x फास्टर स्पीड में आपका जो है डाटा इसके अंदर एक्सेस हो जाएगा S3 आपके वन जोन के अंदर। बट इसके अंदर जो है आपका ये मल्टीपल ये जो है सिंगल एबिलिटी जोन के अंदर ही क्रिएट होता है, तो इसके वजह से ये थोड़ा आपके हम कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेशन है इसका। और वैसे ही हमारे यहाँ पे देख सकते हैं इनफ्रीक्वेंट एक्सेस भी होता है, और ये जो है एक स्पेशल है S3 इंटेलिजेंट टायरिंग, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा होते हैं। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा के अंदर आपको आपके इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर आपको कौन से क्लासेस देखने को मिल जाते हैं। तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर आपको देखिए S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ऐसे आपको लोगों को देखने को, जो आपके स्टैंडर्ड और वन जोन के फ्रीक्वेंट एक्सेस वाले थे ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है। यानी आपका जो आप इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं उसको आप फ्रीक्वेंटली जो है एक्सेस नहीं करेंगे। उसको आप आज आपने अगर उसको ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है तो फिर पता नहीं उसको आप फिर उसको कब आप एक्सेस करने वाले हैं, कल या परसों या ऐसा, मतलब जो आपका जो डाटा आप एक्सेस कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं। आप जो डाटा रिट्राइव कर रहे हैं वो इनफ्रीक्वेंट है। तो इसके लिए क्या जो है, तो ये जो है आपको इसके अंदर आपके S3 स्टैंडर्ड 1A एंड वन जोन 1A आप आई ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इन सभी को अगर हमें ऐसे करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमारा इस टेबल के थ्रू मैं आपको इन सभी को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना सभी डाटा है ना वो यहाँ पे हमारे इन टेबल के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये सभी को इस टेबल के हेल्प से आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो है यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी डिजाइन फॉर, तो ये यहाँ पे दिया है ड्यूरेबिलिटी दिया है आपके सभी। यहाँ से हम इसको यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो है आपके स्टोरेज क्लासेस हैं S3 स्टैंडर्ड, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 इंटेलिजेंट टायरिंग, S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 एक्सप्रेस वन जोन, S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल एंड S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, और यहाँ पे रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज। तो ये जो है आपके स्टोरेज क्लासेस हैं इतने से। अब इन सभी स्टोरेज क्लासेस के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है और वो सभी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं सभी के अंदर जो चीजें कॉमन है। तो यहाँ पे जो है ड्यूरेबिलिटी अगर हम बात करें तो ड्यूरेबिलिटी देखिए आपको सभी के अंदर देखिए कितना आपको हाई ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगा, 99.99999 ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। बट आपके जो ये जो लास्ट आपका जो है इसके अंदर आपको कम ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल रहा है। बाकी नहीं तो आपके अगर ड्यूरेबिलिटी की हम बात करें, यानी जो हमारा डाटा एक्सेसिबल जो हो पाएगा वो सभी के अंदर कितना फास्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें एबिलिटी डिजाइन फॉर, एबिलिटी जो होगा आपके जो स्टोरेज डाटा जो होता है आप जब उसको एक्सेस करते हैं तो कई बार हम ऐसा होता है कि हमारा जो डाटा है आपको एक्सेस होने में अवेलेबल होने में कुछ टाइम जो है लग जाता है, कुछ सेकेंड्स का हो या कुछ मिनट्स का हो। तो अगर वैसे हम बात करें तो इसके अंदर आपको 99.99% का आपको एबिलिटीज देखने को मिल रहा है, और इस हमारे स्टैंडर्ड के अंदर, और हमारे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर 99.9, और इसी तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंट टायरिंग के अंदर 99.9, इसके अंदर जो है 99.5 है। अब अगर हम कंपेयर करें सभी के अंदर तो सबसे ज्यादा जो आपको कम अगर हम बात करें जो एबिलिटी है वो हमारे वन जोन वाले इसके अंदर होगा। वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ये सभी में हमारे सबसे कम एबिलिटी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि
यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पे एबिलिटी जोन्स के अगर हम चेक करेंगे तो इन सभी के अंदर देखिए आपको 3 एबिलिटी जोन्स जो हैं सभी के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल एबिलिटी जोन्स यानी कि यहाँ पे सभी के अंदर, सभी क्लासेस के अंदर अवेलेबल हैं। बट हमारे वन जोन के अंदर केवल हमारा एक ही एबिलिटी जोन है। तो अगर बाय चांस ऐसा कोई इशू हो रहा है जिसमें हमारा एबिलिटी जोन्स हमारा जो है, कोई एक एबिलिटी जोन जिसके अंदर हमने हमारे डाटा को जो है ऐड किया हुआ है, अगर वो हमारा जो डाटा हमने ऐड किया हुआ है वो अगर फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो हमारा डाटा हमें जो है रिट्राइव होने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है उसका अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर की एबिलिटी कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिजाइन फॉर, तो S3 का स्टैंडर्ड जो है ये फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा के लिए है। मोर देन वंस अ मंथ विद इन मिली सेकेंड एक्सेस। तो मोर देन वंस अ मंथ यानी एक महीने के अंदर आप एक से ज्यादा बार अपने उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि आपके मिली सेकेंड के अंदर एक्सेस हो जाएगा। तो ये जो है हमारे फ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर आता है। और ये जो है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, लॉन्ग लाइव इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा वंस अ मंथ विद इन मिली सेकेंड एक्सेस, इसके अंदर जो है वंस अ मंथ यानी महीने में बस एक ही बार आप कह सकते हैं कि आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर आता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके अगर वन जोन की मैं बात करूं तो इसके अंदर रिक्रिएटेबल इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा वंस अ मंथ विथ मिली सेकेंड एक्सेस। तो ये भी जो है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए होता है। और ये जो है आपके सिंगल डिजिट मिली सेकेंड डाटा एक्सेस, इसके अंदर आपको सिंगल डिजिट मिली सेकेंड यानी बहुत ज्यादा फास्ट आपको डाटा आपका एक्सेस हो जाएगा, रिट्राइवल हो जाएगा। तो आपके अगर डाटा रिट्राइवल का अगर आपको जो है चाहिए, ऐसा कोई स्टोरेज क्लास चाहिए जिसके अंदर आपने डाटा जो आपने एंटर किया है उसको आप एकदम इंस्टेंटली आप एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर आपके जो है ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर जो है आपके लॉन्ग लाइव आर्काइव डाटा वंस एक्सेस वंस अ क्वार्टर विद इन मिली सेकेंड एक्सेस, यानी ये जो है आप इसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम इसको आप एक्सेस करते हैं। तो ये जो है ग्लेशियर्स के अंदर जो है आपके ये तीनों के तीनों ग्लेशियर के अंदर वही होता है। ये भी इससे वो कम होगा, ये इससे कम इसके अंदर हम एक्सेस करेंगे। तो हम इसको कैसे हम इसके अंदर कैसे हम कौन से डाटा स्टोर करते हैं उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। देन यहाँ पे देखिए हमारे एबिलिटी जोन के बाद यहाँ पे दिया है मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन और मिनिमम बिल ऑब्जेक्ट साइज यहाँ पे दिया हुआ है और अदर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज, स्टैंडर्ड स्टोरेज के अंदर नन ड्यूरेशन जो यहाँ पे कोई भी मिनिमम ड्यूरेशन यहाँ पे नहीं ऐड है, ना ही कोई बिल है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के हमारे मिनिमम जो है साइज क्या होगा उसके ऊपर कोई बिल का पेमेंट क्या चार्जेस है वो भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे अदर कोई कंसिडरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बट वही अगर हम इनफ्रीक्वेंट एक्सेस की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड के अंदर, तो हमारा जो डाटा है वो मिनिमम ड्यूरेशन यानी ये हमारे 30 डेज का तो आपका प्राइस जो होता है वो लेगा ही लेगा। और जो इसके अंदर जो ये चार्ज करता है आपका जो मिनिमम जो डाटा ये इसके अंदर हम ऐड करते हैं वो 128 KB का जो है ये चार्ज करता है। अगर आप 1 KB का भी अगर आप इसके अंदर डाटा ऐड करेंगे तो भी ये पूरा आपको 128 KB का जो है मिनिमम तो उसके ऊपर चार्ज लगा ही देगा। 128 KB का ही चार्ज उसके ऊपर से ये लेता है। और अगर हम बात करें इसकी रिट्राइवल की, जब आप इसके अंदर से आप इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट आपने इस क्लास के अंदर जो स्टोर किया है अगर आप उसके अंदर की डाटा जो है रिट्राइव कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी फीस लेता है, पर जीबी रिट्राइवल फीस अप्लाई। तो जीबी के हिसाब से ये आपको रिट्राइवल का भी फीस लेता है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। देन ये हमारे जो इंटेलिजेंट टायरिंग था, इंटेलिजेंट टायरिंग मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, ये मैं लास्ट में क्यों बताऊंगा इसको मैं अभी हम बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है आपका वन जोन का है, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो ये भी जो है मिनिमम आपके 30 डेज ड्यूरेशन तो होना ही चाहिए। 30 डेज तक का ये जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये जब आपके चार्ज लेगा तो कम से कम 30 डेज का तो ये लेगा ही लेगा। आप चाहे उसके पहले ही अपना डाटा जो है उसको अंदर से हटा दे रहे हैं, बट उसको जब वो चार्ज करता है तो एक ही बार वो आपके 30 डेज की चार्ज कर लेगा। और ये भी सेम जो आपके 128 KB तक का जो है डाटा को मिनिमम डाटा जो है चार्जेस ये अप्लाई करता है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं तो पर जीबी रिट्राइवल फीस अप्लाई होती है।
और इसके अंदर जो है रिसाइलेंट टू बी द लॉस ऑफ द एबिलिटी जोन्स, अगर जोन अगर लॉस हो गया तो आपका जो है वो भी जा सकता है। और फिर ये जो है ये भी वन जोन है, वन जोन एक्सप्रेस। तो इसके अंदर देखिए आपको ना ही यहाँ पे मिनिमम डाटा ड्यूरेशन दिया है, ना ही आपके बिलिंग इसके ऊपर कोई ऐड है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन अ सिंगल AWS एबिलिटी जोन दैट यू चूज। आपने जो एबिलिटी जोन को चूज किया है उसके अंदर ही आप हमारे ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स के पहले और क्या था, ग्लेशियर है। और यस, ग्लेशियर्स के हमारे स्टार्ट है रिट्राइवल, इंस्टेंट रिट्राइवल, फ्लेक्सिबल रिट्राइवल और डीप आर्काइव। तो हम इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारे इंस्टेंट रिट्राइवल के अंदर अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो है आपका जो डाटा है मिनिमम, जो अगर इसकी हम बात करें तो ये आपके 90 डेज का जो है पूरा का आपको चार्ज ले लेता है। या आप जो भी आपका डाटा है वो 90 डेज जो आपने स्टोर किया है वो चाहे आप कभी भी उसको डिलीट करें, बट AWS जब वो उसकी प्राइसिंग लेगा तो वो 90 डेज तक की पूरी ले लेगा। और इसमें भी जो है सेम जो है मिनिमम जो साइज होती है आपकी 128 KB की होने चाहिए। अगर उससे कम साइज का भी अगर आपका डाटा है बट उसके ऊपर भी ये जो है आपका 128 KB का जो है प्राइजेस चार्ज करेगा। और सेम इसके अंदर भी आपको पर GB रिट्राइवल फीस अप्लाई होती है। तो ये तो हमारे इंस्टेंट रिट्राइवल का था, इसलिए इसके अंदर ऐसा है। अब हम बात करते हैं हमारे दो दूसरे जो हैं। एक तो था आपके इंस्टेंट रिट्राइवल के अलावा हमारा जो डीप आर्काइव है और ये फ्लेक्सिबल रिट्राइवल है। तो इसके अंदर क्या है, तो फ्लेक्सिबल रिट्राइवल के अंदर अगर हम बात करें तो ये भी 90 डेज के अंदर है, बट इसके अंदर कोई आपके जो है मिनिमम चार्जेस यहाँ पे कोई वो नहीं है। और यस, इसके अंदर जो आपको बस क्या लगेगा, आपके जो रिट्राइवल फीस जो लगेगी वो लगेगी, यू मस्ट फर्स्ट रिस्टोर आर्काइव्ड ऑब्जेक्ट बिफोर यू कैन एक्सेस देम। तो आपको जो है उसको पहले रिस्टोर करना पड़ता है उसको एक्सेस करने के लिए। ये जो होते हैं ज्यादातर जो है बैकअप्स के लिए यूज होते हैं। और देन अगर हम बात करें लास्ट हमारा डीप आर्काइव ग्लेशियर का जो स्टोरेज क्लास है, ये है। ये भी आपके जो है 180 डेज की ये चार्जेस आपको ले लेता है। 180 डेज मिनिमम आपका जो है डाटा उसके अंदर स्टोर होना चाहिए, उतने GB का ये आप उतने डेज तक का ये डाटा आपको चार्ज कर लेगा, उसका प्राइस ले लेगा AWS। बट इसके अंदर भी आपके कोई भी साइज का वो नहीं है कि हाँ इतने साइज से ये इतना प्राइस चार्ज करता है। और ये भी सेम क्या कि हमारे ये फ्लेक्सिबल ग्लेशियर के जैसा ही है, पर GB रिट्राइवल फीस अप्लाई होगा। यू मस्ट रिस्टोर फर्स्ट रिस्टोर ऑब्जेक्ट बिफोर यू कैन एक्सेस देम। तो ये जो है यहाँ पे हमारे अलग अलग स्टोरेज क्लासेस थे। तो अब मैं जो है इसके बारे में बात करता हूँ। हमारा जो लास्ट था फ्री टायरिंग, और इसके पहले मैं अभी बताऊं तो अगर अब हमने इतना सब देखा तो हमें इससे क्या पता चला, हमारा जो स्टैंडर्ड या इनफ्रीक्वेंट स्टैंडर्ड जो हमारे डाटा है, ये जो भी ऐसा हमने जो देखते जा रहे हैं, पहले इसके अंदर हमारे सबसे ज्यादा हम अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो हमारे स्टैंडर्ड के अंदर लगेगा। देन हम इसमें थोड़ा कम, फिर इसमें थोड़ा कम कम, ऐसे ही करते करते हमारा जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज होते गया है, कम होते गया है। और हम डाटा को जो है उसी तरीके से स्टोर कर रहे हैं जैसे हमें वो चाहिए। जैसे कि अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर्स के अंदर हम ऐसे डाटा को जो है स्टोर करके रख सकते हैं जिसको आप बहुत ही कम एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की शादी हुई है और आप चाहते हैं कि अपने शादी का जो पूरा आपका एल्बम है उसको आप जो है हमारे S3 के अंदर स्टोरेज क्लास के अंदर आप S3 के अंदर उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो आप उसको किस स्टोरेज क्लास के अंदर जो है ऐड करेंगे। तो अगर आपको आपका जो डाटा है, आपका जो एल्बम था, उसको आप उसको हमेशा तो रोज तो आप उसको एक्सेस करके देखेंगे नहीं। तो आप जो है उसको आज अगर देख रहे हैं तो फिर पता नहीं आप 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद या कब जाके आप फिर से उसको एक्सेस करके देखने वाले हैं। और ये भी नहीं है कि आपको जो है इंस्टेंट रिट्राइवल आपको चाहिए, आपका तुरंत आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा आपको मिल जाए। तो इस केस में आप जो है S3 फ्लेक्सिबल, ये S3 ग्लेशियर का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना जो है एल्बम को स्टोर कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके जो है डाटा को ये ऐड करेगा और इसके अंदर स्टोर कर देंगे। तो आप जब उसको एक्सेस ही जल्दी नहीं करेंगे तो इससे आपकी जो है कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो आपको अपने
नीड के अकॉर्डिंग, आपके यूज केस के अकॉर्डिंग अपने स्टोरेज क्लास को चूज करना है कि आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आप कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कितने टाइम पे एक्सेस उसको आपको करना है। आप उन डाटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करेंगे या आप उसको जो है इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करने वाले हैं। आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने स्टोरेज क्लासेस को चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा डाटा को आपको ऐड करना है जिसको आप कभी काल ही एक्सेस करने वाले हैं, कभी काल ही उसको रिट्राइव या डाउनलोड करने वाले हैं, तो आप इन डिव आर्काइव ग्लेशियर्स का जो है यूज कर सकते हैं। और बाकी ये जो है आपके स्टैंडर्ड क्लास में आप इनफ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा को स्टोर कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर। और अब जो है मैं बात करता हूँ हमारे S3 इंटेलिजेंट टैरिंग, ये क्या है। तो ये मैंने लास्ट में क्यों बताया, अगर मैं बात करूँ डाटा विथ अननोन चेंजिंग और अनप्रेडिक्टेबल एक्सेस पैटर्न, तो अगर कोई ऐसा डाटा है जो अननोन है, आप उसकी ना साइज जानते हैं ना ये जानते हैं, उसकी प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं उसको कि आपका जो एक्सेस पैटर्न होगा वो कैसा होगा। यानी आपका जो ये इसके अंदर डाटा है उसको आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करेगा यूजर या इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करेगा, ये आपको नहीं पता है। तो ऐसे केस में आप जो है S3 इंटेलिजेंट टैरिंग का आप यूज कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट टैरिंग करता क्या है, आप अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंटेलिजेंट टैरिंग जो है आपको करेगा क्या, ये आपके मॉनिटर करता है, मॉनिटर एंड ऑटोमेशन फीस ऑब्जेक्ट अप्लाई, नो रिट्राइवल फीस। इसके अंदर आपके कोई भी रिट्राइवल फीस नहीं होती है, बट इसके अंदर मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन फीस जो है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो S3 इंटेलिजेंट टियरिंग है ये आपके ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करता है कि आपने जो कोई कुछ ऑब्जेक्ट उसके अंदर ऐड कर दिए, फिर वो देखेगा S3 जो है हमारा AWS उसको मॉनिटर करेगा, हमारा S3 उसको मॉनिटर करेगा और मॉनिटर करके ये देखेगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है कितने टाइम पे एक्सेस हो रहा है, उसको कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं, कितने टाइम वो एक्सेस हो रहा है। तो वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर है या फ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर है। तो वो क्या करेगा, पहले के अगर आपने कुछ डाटा ऐड किया है, पहले के अगर 30 डेज के अंदर आपने उस डाटा को 1 to 2 टाइम्स या मोर देन 3 जो है 1 टाइम अगर आपने एक्सेस किया, तो उसको जो है वो स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास के अंदर भेज देगा। और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है मंथ के अंदर ओनली 1 टाइम एक्सेस हो रहा है, तो उसको वो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर डाल देता है। और अगर आपका डाटा जो है आप उसको 30 डेज के अंदर एक बार भी कोई भी उस ऑब्जेक्ट को, अगर आपके उस ऑब्जेक्ट को रिट्राइव नहीं कर रहा है, एक्सेस नहीं कर रहा है, देन ये जो हमारा इंस्टेंट टैरिंग है वो क्या करेगा, आपके डाटा को डाल देगा ग्लेशियर के अंदर। ग्लेशियर के अंदर जो है आपका वो डाटा को डाल देगा और जो है उसको देखेगा। अगर ग्लेशियर के अंदर भी आप उसको 90 डेज तक कोई भी उस डाटा को एक्सेस नहीं कर रहा है, देन वो उसको और कहाँ डाल देगा, उसको वो फिर और भेज देगा यहाँ पे फ्लेक्सिबल ग्लेशियर या डीप आर्काइव के अंदर डाल देगा। तो इससे होगा क्या, आपका जो चार्ज होता है AWS का, जो आपने जैसे कि हमारे अबे आपको पता नहीं है आपका जो डाटा है फ्रीक्वेंटली या इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस होने वाला है। तो इससे होगा क्या, आप जब इंटेलिजेंट टैरिंग का यूज करेंगे तो AWS खुद मॉनिटर करेगा सब कि आपका डाटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये खुद कोई स्टोरेज क्लासेस को जो है सेलेक्ट करेगा और इससे उसके अंदर ऐड कर देगा। तो इससे आपके जो है बहुत ज्यादा कम जो है बिलिंग आएगी। बट यस, इसके अंदर आपको जो है देखने, आप जो जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर आपको रिट्राइवल फीस भी नहीं लगने वाली। इसके अंदर AWS बस आपके मॉनिटरिंग का जो है चार्जेस करता है। आपका जो मॉनिटर और ऑटोमेशन जो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो ये आपके ऑब्जेक्ट्स को एक क्लास से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट कर रहा है, इसका जो है AWS आपका S3 के अंदर चार्जेस बस करता है। उसके अलावा आपके S3 के इंटेलिजेंट टैरिंग के अंदर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंट टैरिंग, इसलिए इसका नाम है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। आपके ऑब्जेक्ट्स को ये अपने ऑटोमेटिकली जो है सभी चीजें देख के उसको उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसके एक्सेस जैसे वो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वो क्लास प्रोवाइड कर देता है। तो यही सारे हमारे S3 के स्टोरेज, हमारे सिंपल स्टोरेज सर्विस यानी हमारे S3 के स्टोरेज क्लासेस हैं। इन स्टोरेज क्लासेस के अंदर ही हमारे सभी के सभी जो है
आपको ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर आपको और भी डीप में इनके बारे में पढ़ना है तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली जो है रीड कर सकते हैं। आपको सभी जो है S3 के आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे हमारे S3 के अंदर आता हूँ और मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने कई बकेट्स क्रिएट किए। किसी में हमने वेबसाइट को होस्ट, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया, किसी में हमने लॉगिंग सेट किया, किसी में हमने ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट किया। बट हमने कहीं पे भी किसी भी जब हमने कई सारे हमने ऑब्जेक्ट हमारे बकेट्स के अंदर ऐड किए, बट हमें कहीं पर भी हमने उसका स्टोरेज क्लास जो है डिफाइन नहीं किया। तो उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो मैं यहाँ से हमारा बकेट नेम मैं दे देता हूँ ICNT क्लास बकेट। तो ये जो है ICNT स्टोरेज क्लास है, बट मैंने HCIB क्लास बकेट दे दिया। और बाकी सब भी हम यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं और एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक बकेट क्रिएट हो गया है। अब मैं इस बकेट के अंदर करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं इस बकेट को ओपन करता हूँ और इसके अंदर जो है मैं एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को अपलोड करता हूँ और फिर उसका हम स्टोरेज क्लास कैसे आपको ऐड करना है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ और पिक्चर्स, और मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे ड्रैग कर लिया। और जैसे ही आप यहाँ पे उस सब को ड्रैग करेंगे, अपने पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपने फाइल को यहाँ पे ऐड करने के बाद अपलोड पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो और ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, परमिशंस एंड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए ग्रांट पब्लिक एक्सेस एंड एक्सेस टू अदर AWS अकाउंट। जो हम परमिशंस देते हैं हमारे जो इस ऑब्जेक्ट का है उसको हम पब्लिक एक्सेस करना चाहते हैं, ये सभी परमिशंस आप यहाँ से परमिशंस में आके जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे बकेट्स के अंदर बिना जाए भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर आप स्पेसिफाई स्टोरेज क्लासेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई स्टोरेज क्लासेस ऑप्शन है, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर आप अपने स्टोरेज क्लासेस को बता सकते। तो स्टोरेज क्लास के अंदर अभी देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे हमारे स्टोरेज क्लास को कि हमें इस ऑब्जेक्ट को किस स्टोरेज क्लास के अंदर डालना है, तो AWS बाय डिफॉल्ट उसको स्टैंडर्ड स्टोरेज के अंदर डालता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड स्टोरेज जो था वो सिलेक्टेड था। तो ये जो हमारे स्टैंडर्ड स्टोरेज के अंदर सिलेक्टेड है और इसके अंदर जो है कोई भी फी जो है आपकी नहीं है, कोई भी आपके मिनिमम ड्यूरेशन टाइम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट का बिल जो है साइज का, इसमें अंदर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आपका जो डाटा डाउनलोड और एक्सेस वो सभी होगा उसी के ऊपर जो है इसके अंदर खाली बिल आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक जो है स्टैंडर्ड के अंदर ही रहने देता हूँ और मैं एक इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये जो मेरा एक ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है, यहाँ पे आप अगर इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे आप उसका स्टोरेज क्लास देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास है और इसकी जो साइज है 178.8 KB है। तो इसका तो यहाँ पे कोई चार्जेस ये लेगा नहीं स्टैंडर्ड के अंदर। मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही और कुछ जो है यहाँ से फाइल को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके मैं इसका परमिशन चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ और इसको मैं जो है S3 इनफ्रीक्वेंट स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर ऐड करने से क्या करेगा कि आपके मिनिमम 30 डेज तक इसके अंदर आपका जो होता है उसका चार्ज लेगा। देन आपका जो साइज है 128 से कम भी होगा तो भी ये 128 KB के तक का आपका जो ये लेता है। और फिर आपका जो ये पर GB आपने जो अब डाटा को रिट्राइव की अगर आप करेंगे तो पर GB का रिट्राइवल फीस भी ये आपको लेगा। तो अभी तो हमारा जो भी डाटा है GB के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये नहीं हमें इसे कोई वो करने वाला, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक और फाइल जो है ऐड कर दिया जो कि 1.5 MB का है और ये स्टैंडर्ड AI के स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर है। तो इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट को ऐड करते समय अपने स्टोरेज क्लास को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें, हमारे स्टोरेज क्लासेस को हमें देना ज़रूरी है
तो ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारे ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करने से पहले आप उसके स्टोरेज क्लास को डिफाइन कर दें, ताकि हमें कोई भी बेमतलब का एक्स्ट्रा चार्जेस हमें ना पे करना पड़े। आपका जो यूज केस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है इमेज को सिलेक्ट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग उस जो है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टोरेज क्लासेस अप्लाई कर देंगे, जिससे आपको अनयूजुअल चार्जेस आपको ना पे करने पड़े। तो बकेट्स को आपके जो है आपको हमेशा स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करना है। तो ये तो हो गया, हमने हमारे स्टोरेज क्लासेस को हम कैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपका जो बकेट्स लेवल, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है मतलब स्टोरेज क्लास होता है, आप इसको बकेट लेवल पे नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी वो नहीं है, हम इसको देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट लेवल पे। तो हमारे ऑब्जेक्ट लेवल पे हमने S3 स्टोरेज क्लासेस को कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है और S3 स्टोरेज क्लासेस क्या क्या है, ये हमने इस क्लास में देखा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको यहीं पे डिलीट कर देता हूँ। तो पहले मैं इसका एम्प्टी करता हूँ और मैं इसको अब डिलीट कर देने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी एंड यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। पहले एम्प्टी करेंगे हमारे बकेट को एंड उसके बाद जो है मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ से सिलेक्ट एंड डिलीट, तो डिलीट, अब ये जो हमारी बकेट है ये डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अब इस बकेट को मैंने डिलीट भी कर लिया। तो मैंने जो है इस क्लास के अंदर हमने देखा S3 के स्टोरेज क्लासेस क्या क्या है, उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और हमने जो लास्ट जो क्लास में हमारा लॉग फाइल हमने लॉग बकेट्स जो क्रिएट किए थे उसके अंदर लॉग फाइल आए हैं या नहीं, वो मैंने इस क्लास में दिखाया। इस क्लास में इतना ही। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, हमने जो है हमारा ये जो ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको हमें हमारा स्टोरेज क्लासेस आपको हमेशा, जैसे कि मैंने बोला, देना पड़ता है। तो इससे आप जो है और इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे आपको वो आपके स्टोरेज क्लासेस आपको हमेशा ना देने पड़े। आपका S3 जो है खुद ही समझ जाए कि आपको इसको किस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है, और फिर प्री साइंड URL क्या होता है, ये सभी के बारे में हम आगे के जो है क्लासेस के अंदर देखने वाले हैं, हमारे S3 के और भी सर्विसेज के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही, जिसके अंदर हमने हमारे S3 के जो एक स्टोरेज क्लासेस के देखा और स्टोरेज क्लासेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो हमने देखा। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।